स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते खबरों का। सीएम मनोहर लाल अपने भिवानी दौरे के दूसरे दिन देवसर गांव में बन रहे अखंड भारत माता के मंदिर पहुंचे, जहां पर बंगलामुखी यज्ञ की पूर्ण आहुति में वो शामिल होते हैं और निर्माणाधीन भारत माता मंदिर के लिए 21 लाख रुपए का दान दिया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीयता का भाव आने वाली पीढ़ी में लाने के लिए अखंड भारत की परिकल्पना जरूरी है। केवल भिवानी ही नहीं, पूरे देश के लोगों की भावना यहां से जुड़ेगी। वहीं भारत माता मंदिर के महंत ने बताया कि सब लोगों को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए ताकि भारत माता का मंदिर बन करके तैयार हो जाए। जोरदार तालियां भिवानी के विधायक श्री घनश्याम सराफ, तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, गरीबी तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। जिस स्थान पर बैठे हैं, जब भी कभी कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, तो सरकार का टेम्परेरी एक शेड बना दिया जाता है और कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन जो विचार है कि एक स्थायी सभागार बनना चाहिए, तो आज एक स्थायी सभागार की भी नींव रखी गई है, ऐसा प्रयास हुआ है। इस ये सभागार केवल शिक्षा बोर्ड के काम आएगा ऐसा नहीं। भिवानी नगर के या तो आसपास के लोगों को भी जब भी कभी अपना भी कला अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अवसर आएगा तो इसके हमेशा उपलब्ध रहेगा। एक प्रकार से शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति इसका भी उभार होगा और हमारा भिवानी नगर तो कला संस्कृति का बड़ा प्राचीन केंद्र है। भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। उस काम में बहुत ही अच्छा काम हमारे बोर्ड ने किया है। दूसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम सही तरीके से निश्चित हो, इसी प्रकार से उन्होंने भी इतिहास की पुस्तकों में जो परिवर्तन, जो बहुत सी जानकारियां गलत दी गई थी हमारे आंदोलनों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, उनको ठीक करने का काम जिस प्रकार से किया है, तो उसके लिए उनको बधाई देता हूं। शिक्षा का महत्व और बढ़ रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो बेहद सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से नौकरियों को मेरिट में देने का काम उन्होंने किया, तो इससे निश्चित तौर से शिक्षा का महत्व जो है वो हर व्यक्ति के दिमाग में और हर विद्यार्थी के दिमाग में उसका महत्व बढ़ा है। सर आप सुनाओ। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो अवधि खत्म हो चुकी है, जिसके बाद राम रहीम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुग्राम से रोहतक की सुनारिया जेल लाया गया। इस दौरान जेल परिसर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रही। गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 28 अगस्त 2017 को 2 साधुओं से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की जो फरलो है वो खत्म हो चुकी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच वापस गुरमीत राम रहीम को सुनारिया जेल भेजा जाता है। आपको बताते चले 28 अगस्त 2017 को 2 साधुओं के यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी गुरमीत राम रहीम को और 21 दिन की फरलो पर वो जेल से बाहर आता है। फिलहाल उसकी फरलो खत्म हो चुकी है और वापस उसे सुनारिया जेल भेज दिया गया है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा थी और वापस 21 दिन बाद फिर से गुरमीत राम रहीम अब जेल के अंदर है। यूक्रेन रूस के बीच बिगड़े हालातों के चलते झुंड में प्रदर्शन किया गया, जिसमें यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन, सामाजिक संगठन और छात्र मौजूद रहे। इस दौरान सरकार से भारतीय नागरिकों और छात्रों को सकुशल भारत लाने की मांग करी गई। वहीं हाल ही में लौटे ज्वीन के एक छात्र ने बताया कि यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी से कोई मदद नहीं दी गई। भारतीय छात्र -15 डिग्री के बीच बिना छत के रहने को मजबूर हैं। ना यूक्रेन के अधिकारियों ने और ना ही भारत के अधिकारियों ने उनको ठोस मदद मुहैया करवाई। छात्रों के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। छात्र अपने स्तर पर एनजीओ की मदद से काम चला रहे हैं। हो सकता है तो सबसे पहली बात
तो हम वहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारी एक टीम थी वहाँ पे 40 बच्चों की, जो वहाँ पे मतलब ये लगा लीजिए बच्चों की मदद किया करती थी, इंडियंस बच्चों की। तो जब ये वॉर चालू हुई तो हमने उस टीम को मतलब एज ए रेस्क्यू ग्रुप टीम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसमें से 5-10 बच्चे हमारे इंडिया में भी थे, जैसे मैं हूँ। तो हमने वहाँ पे क्या किया, बच्चों के ग्रुप्स बनाए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। पहले क्या हुआ, एम्बेसी जो कीव में गए हुए थे बच्चे, वे वहीं की वहीं फंस गए जहाँ पे ट्रेन है। तो एम्बेसी ने क्या किया, उनको स्कूल के अंदर बिठा दिया है, ना उनके पास खाना है ना पानी है। सोचो, एम्बेसी के बगल के अंदर स्कूल है, वहाँ पे ना उनको खाना पानी दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा। तो एम्बेसी की मदद ना मिलने के बाद हमने बच्चों को बसें करवाई, पोलैंड बॉर्डर पे भेजा, सब कुछ किया। अब उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मेरा पेज है टर्नोपिल डायरी, यहाँ पर से मतलब ये सारे NGO से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसको हम 8 जने मिलकर चलाते हैं वहाँ पे। तो हमारे ऊपर मतलब लगा लीजिए, हम वहाँ के 1100 बच्चों का हमने वो उठाया है। तो 1100 बच्चों को हम निकाल रहे हैं वहाँ से। ऐसा जी, एक तो हम दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं चाहते। हम चाहते हैं दुनिया में पूरी तरह शांति हो और किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और युद्ध पे जो आज ये रूस ने जो चालू कर रखा है, देखिए रूस भी एक तरह से बड़ी ताकत है। और नाटो जो है, नाटो का मुख्य संचालन कर रहा है अमेरिका। और दुनिया में कहीं अशांति होती है, मेरा मानना ये है, उसमें अमेरिका का योगदान होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और नाटो का जो हस्तक्षेप किया जा रहा था, वो यूक्रेन को एक तरह से मोहरा बना के जो नाटो का विस्तार करने की योजना थी अमेरिका की, वो बिल्कुल गलत है। और उस गलत के कारण फिर रूस ने जो किया है वो गलत है। हालांकि हम देख रहे हैं मॉस्को के अंदर रूसी नागरिक जो है अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं दुनिया में कहीं भी हमला होता है, उसकी जो जनता है वो अपनी सरकार का विरोध करे। सामाजिक सद्भावना का मुख्य जो है उद्देश्य ये है कि समाज में कॉमनवेल हार्मोनी हो, सभी जो है मिलजुल के रहे, किसी भी जो है कोई भी ऊंच नीच ना हो। और उस उद्देश्य से हमने जो जितने भी अभी थे उनसे कांटेक्ट किया और जो बच्चों को वहाँ भेजते हैं उनसे किया। अगवे सामाजिक सद्भावना मंच ये चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे भारतीय, इवन सारे भारतीय, सरकार ने पहले भी ढिलाई की है, लेकिन अब सब काम छोड़ के, जैसे जो एरोप्लेन है वो ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि 1-2 महीने का जो ये प्रोसेस हुआ तो बहुत से बच्चे वैसे ही बीमार होकर उनको वो हो जाएगा, वो ज़्यादा भयभीत होंगे। तो हम भारत सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज भेजकर हमारे बच्चों को, हमारे नागरिकों को यहाँ लाया जाए। और सामाजिक सद्भावना मंच ये भी संदेश देता है कि युद्ध जो है कोई समस्या का हल नहीं है। फरीदाबाद में पंडित चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वरिष्ठ और विधायक नीरज शर्मा ने माल्यार्पण करके आजाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में अनेक दलों और संगठनों ने शिरकत की। ये शोभा यात्रा पर्वतीय कॉलोनी जलघर से शुरू होकर के शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंची। वहीं शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। समापन समारोह के दौरान शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को याद भी किया गया। इस मौके पर विधायिका सीमा त्रिखा ने कहा कि आजाद जैसे बलिदानियों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है और मैं जिस कार्यक्रम में खड़ी हूँ ये हमारे शहर के गोरक्षा दल के द्वारा मनाया जा रहा है। और आज पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, जिसमें हमारे आदरणीय नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धनखड़ जी, उन लोगों ने इसकी जिम्मेवारी हमारे किसान मोर्चा को दी है और विभिन्न स्थानों पर मनाया जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि अचानक से, जिसे मैं बोलूँगी क्यों ये शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि लंबा समय हो गया मैंने किसी भी सरकार में शहीदों के प्रति सम्मान सभी का है, लेकिन उनकी जयंती या बलिदान दिवस को सार्वजनिक रूप से मनाने का कभी कार्यक्रम होते हुए कम देखा या ना देखा। हमारे साथ हैं आदरणीय गंगासागर मिश्र जी, उनसे बात करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं आज़ाद की मूंछों के बारे में, आज़ाद के जो यज्ञोपीत है जिन्हें, उसके बारे में कि वो क्या हमें प्रेरणा देते हैं। बाबू जी, हर खबर पे आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद। तो आज चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है, तो हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं इनसे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन में जो उन्होंने रहा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसी भावना को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने केवल अपना ही बलिदान नहीं दिया, उस समय के पीढ़ी के सभी युवकों को प्रेरणा स्रोत रहे। और निश्चित ही आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा समाज के प्रत्येक वर्ग का, और ये जो आयोजन ब्राह्मण समाज और गौरक्षक दल ने किया है, मैं विशेष रूप से उनका आभारी हूं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चंद्रशेखर के बारे में, जीवन के बारे में प्रेरणा देने के काम जो किए हैं, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के समय में चंद्रशेखर आजाद उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आजादी से पहले थे। प्रत्येक युवक में वो ललक रहे अपने देश के लिए कि कोई भी अगर तोड़ने की कोशिश करेगा, युवा आगे आकर के ऐसी शक्तियों को परास्त करेगा और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। निश्चित ही चंद्रशेखर आजाद की जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्षण आज हम सबको प्रेरणा देता है। और उनका ललाट चेहरा, मूंछों पर देता हुआ ताव, घड़ी के समय की समयबद्धता और जनेऊ जो प्रतिबद्ध करता था कि हम धर्म के आधार पर संस्कार को लेकर के देश को आगे बढ़ेंगे, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। खबर सोनीपत से, जहां नगर निगम अधिकारियों ने पूजा कॉन्सोलेशन कंपनी को सोनीपत की सफाई का टेंडर दिया था, लेकिन सफाई कंपनी ने नगर निगम के खाते पर ही डाका डाल दिया और सफाई कर्मचारियों को अधिक कर्मचारी दिखाया और 2% से 15% वंचन दिखा करके 22 लाख का घोटाला कर दिया। अब इस मामले में अभी तक पुलिस किसी भी कर्मचारी और कंपनी मालिक की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। साथ ही साथ पुलिस का यह कहना है कि जांच जारी है। और आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बड़े आरोप लगाते हुए बताया कि बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ इस कंपनी के ठेकेदार पर है, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कॉन्सोलेशन का कंपनी का जो मालिक है राजकुमार हुड्डा, इसने घपला ये कर रखा है कि जो भी इसने सफाई के ठेके लिए हैं या ये जेबीएम कंपनी के अंडर में सबलेट करके ठेका लेकर काम करने लग रहा है, नगर निगम पानीपत, नगर निगम सोनीपत, म्युनिसिपल कमेटी समालखा, म्युनिसिपल कमेटी गनौर के अंदर में भी और पूरे हरियाणा के अंदर जो है विभिन्न नगर पालिकाओं के अंदर, नगर निगमों के अंदर, इसमें इसने क्या कर रखा है घपला कि जो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी दिखाने होते हैं, शो करने होते हैं ड्यूटी पे, वो इसने पूरे नहीं लगाता। ये सिर्फ 30-35% ही कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगाता है। बाकी जो है 60-70% की जो सैलरी है हर महीने वो करोड़ों रुपए की बनती है, वो अधिकारियों से मिलके, बीजेपी के लीडरों से मिलके सांठ गांठ करके उसको ये लोग हड़प जाते हैं, डकार जाते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर झज्जर से, झज्जर के बहादुरगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। मामला बहादुरगढ़ बादली रोड का है, जहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 50 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत की सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर पुराने मालिकों का कब्जा है। लोगों की माने तो हुड्डा ने अपनी जमीनों पर कब्जा लेने का काम ही नहीं किया, जिसका फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और गलत तथ्य और गलत कागजों को दिखा करके आम लोगों से भी लाखों करोड़ों रुपए ठगी की जा रही है। हकीकत यह है कि इस मामले में अब तक विभाग ने ना तो किसी दोषी अधिकारियों और ना ही कब्जाधारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई है, जो कहीं ना कहीं किसी बड़ी मिलीभगत की ओर इशारा करती है। वहीं जिला उपायुक्त शक्ति सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने मामले की जांच करवाने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आश्वासन दे दिया गया है। अब जांच कब होगी इस बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। तो इस मामले की मैं जांच कर रहा हूँ कि वो हाईकोर्ट से लोगों की जमीन रिलीज हो गई थी, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डाला हुआ है और वहाँ पर कोई स्टे वगैरह है, तो वो देख के, और यदि ऐसे कार्ड हुए हैं तो उनको इमीडिएटली रिवर्ट करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को लिखा जाएगा। हालांकि मेरे नोटिस में ऐसा कोई इंतकाल अभी तक नहीं आया। देखिए, मामला मेरे संज्ञान में आया है तो मैं एचएससीपी के जो अधिकारी हैं उनसे इसकी पूरी विस्तृत विवरण लेकर के और जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो करेंगे।
साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह करीब 3 बजे एक सीएनजी पंप पर अज्ञात हमलावरों ने पंप के मैनेजर और ऑपरेटर और फिलर की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं इस ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ इसलिए भी खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि हत्या से ठीक पहले पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया जाता है। वहीं इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के लिए यह वारदात नाक का सवाल न बन जाए, क्योंकि बीते 3 दिनों में गुरुग्राम में यह तीसरी बड़ी वारदात है। लोगों की माने तो बीते 3 दिनों में 5 हत्याएं हो चुकी हैं। गुरुग्राम में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हिम्मत हो तो पकड़कर दिखाया जाए। मेरे पास में फोन आ रहा था कि तुम पंप पे जल्दी आ जा, तो एक में तो 3 मर्डर हो गए। मैं मजाक समझ भाग के मेरे भाई मार दिया। क्या नाम था भाई का? नरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के गांव प्लॉट पड़ता है। उम्र मेरे भाई की 21 साल। क्या करते थे? फिलिंग करते थे। फिलिंग करते हैं भाई। कुछ बताया पुलिस ने किसने मार दिया? कि किसी ने भी कुछ नहीं बताया, कि पता नहीं लगा क्या सूचना मिली तुम्हें, क्या जानकारी? सर हमें फोन आया कि कुछ हो गया है, फोन करके देखो। अच्छा। सर हम सो रहे थे, सर कॉल करी तो इसने फोन नहीं उठाया। हम डायरेक्ट यहीं आ गए सर। फिर अच्छा, यहाँ देखा तो भाई साइड पड़ा था, उसके चक्कू लगे हुए हैं यहाँ कर शरीर में। और दो बंदे होने वो भी जान से मरे पड़े। एक फिलर है, एक मैनेजर है और वो ऑपरेटर था। पुलिस ने क्या बताया? किसने सर कुछ नहीं बता रहे पुलिस वाले, बात ही नहीं करने दे रहे, ना कुछ बता रहे, पूछ भी रहे उनसे कुछ। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? भूपिंदर कुमार। सर 21-22 साल का था सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर बुलंदशहर के, गांव ढकरौली, खानपुर, जिला बुलंदशहर। तुम्हारे भाई यहाँ पे 4 साल हो गए सर। तो ये पता चल पाया कि किसने मारा है उसको? सर पता नहीं चला कुछ भी। सूचना मिली थी कि एक साथ वाले पंप पे कोई लड़का आके गिरा है, उस पे पुलिस मौके पे पहुंची थी और यहाँ आने पे ये पाया है कि एक सीएनजी पंप है और उसके साथ एक पंप और है नॉर्मल, और 2 डेड बॉडी भी हमें सीएनजी पंप पे मिली है। और जो तीसरा लड़का है वो भी यहीं काम करता था, वो इंजरी होने की वजह से भाग के वहाँ गया था और उसकी भी डेथ। कौन हो गए सर? क्या कुछ पहचान हो पाई? ये तीनों इसी पंप पे काम करने वाले लड़के हैं सीएनजी पे ही, और एक मैनेजर है, एक ऑपरेटर है, एक फिलर है। क्या कुछ लूट की आशंका? प्राइमा फेसी तो हमने चेक किया है और जो मालिक ने बताया है कि कैश कोई नहीं गया है, तो हम बाकी सब एंगल से इस पे देख रहे हैं। सर जो वेपन है वो मिल पाया है मौके से? अभी जांच चल रही है, अभी इंस्पेक्शन चल रही है, सीसीटीवी कैमरा कुछ वो चेक कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।